बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, शिकवा जवाबे शिकवा पाकिस्तानी सियासत का शेवा बन गया है। मियां नवाज शरीफ 2 साल की खामोशी के बाद एपीसी में ऐसा बोले कि उसके बाद चुप होने का नाम ही नहीं लिया, और वो कहते हैं कि मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना की जाए। और उन्हीं के नजरिए पे चलती हुई मरियम नवाज भी नजर आ रही हैं, क्योंकि वो अपने वालिद मोहतरम की हर बात पे लब्बैक कहती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग भी उनके इर्द गिर्द हैं, उनसे इख्तलाफ करते हैं, उनको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के साइड पे कर दिया जाता है। आज ही उन अराकीन की जो रुकनियत है पीएमएलएन की, वो मुअत्तल कर दी गई जिन्होंने पिछले दिनों उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। इसके साथ साथ बनी गाला में भी कई मुलाकातें हुई। उनकी रुकनियत मुअत्तल करने के बाद बहुत सारे और लोगों को शो कॉज नोटिस भी दिया गया। यानी ऐसा लगता है कि 2 साल वाली जो पीएमएलएन थी वो मुख्तलिफ थी और आज वाली पीएमएलएन मुख्तलिफ है। जारहाना रवैया, तुंदो तेज अल्फाज का चुनाव और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल उठाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें 2 साल बाद की पीएमएलएन के अंदर हमें नजर आ रही। तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद शुरू हुई जवाब शिकवा, और फयाजुल हसन चौहान, शिबली फराज और पीटीआई के रहनुमा मैदान में उतर आए जवाब देने के लिए। लेकिन ये जवाब शिकवा जो है करने की जरूरत नहीं है अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और पेमरा के जरिए ये तकारीर टेलीवाइज करने से रोक दे एक कॉन्विक्ट शख्स की। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इससे एक एहसास ये जरूर बनता है कि शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद भी ये तकारीर सुनवाना चाहती है। क्या ऐसी बात है या नहीं है? और आज की तकरीर में इतनी तुंदी, तेजी, इतनी तलखी, कब जाएगी ये तलखियां नवाज शरीफ साहब के लहजे से? मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के हवाले से मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राना मुबश्शिर साहब। बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, अ वेरी वेल नोन एंकर, बहुत शुक्रिया राना साहब। इसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले राना साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ये बार बार नवाज शरीफ साहब कुछ बातें दोहरा रहे हैं, और आज भी उन्होंने CWC से जो बात की उसमें ये कहा कि देखें, जो लेकर आए हैं वो लेकर क्यों आए हैं, बताएं, जवाब दें। ऐसे जैसे शायद सारे इदारे नवाज शरीफ साहब को ही जवाब दें। ये क्या चल रहा है? 2 साल की खामोशी, ना मरियम नवाज साहिबा का कोई ट्वीट, ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई जारहाना रवैया, लेकिन 2 साल बाद एकदम से ये रवैया, ये तरीक़ाकार कुछ सरप्राइजिंग नहीं है? 2-3 चीज़ें। आप एक चीज़ जिन्होंने इन्हें जाने दिया उनके लिए, ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि शायद वो भूल गए कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे तो उन्होंने पहले तो डिनाई किया जी कोई एग्रीमेंट नहीं, फिर उन्होंने कहा जी 10 साल का एग्रीमेंट नहीं, 5 साल का एग्रीमेंट है, फिर 5 साल के बाद मियां साहब वापस भी आए, ठीक है जी, और फिर उसके बाद मान भी गए कि 10 साल का एग्रीमेंट था। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं, तो मुशर्रफ जो वापस आते हैं और आके छोटी छोटी अदालतों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उनको थ्रेट भी थी, उनको लाइफ थ्रेट भी थी, फिर भी छोटी छोटी अदालतों में धक्के खाते थे वो, ठीक है जी, मुशर्रफ साहब। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे और टीवी पे बैठ के देखते थे और पूछते थे अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे उनसे कि मुशर्रफ नू हथकड़ी लगी है कि नहीं लगी, राइट, ठीक है। सो उनके लिए उनको समझ जाना चाहिए था कि एक मरतबा फिर आप भेज रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर, ठीक है, कोई कमिटमेंट हुई होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जनाब मियां साहब खामोश रहेंगे या मरियम बीबी उनको ज्वाइन कर लेंगी बाद में, वो नहीं हो सकी कमिटमेंट पूरी, तो मियां नवाज शरीफ साहब हॉस्टाइल एटीट्यूड लेके सामने आ गए। ये कमिटमेंट किसने की, ये बताएं। मैंने तो नहीं की। किसने की, ये बताएं ना, खबरें सारी आपको। मैंने नहीं की, आपने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की। हुकूमत ने की या नहीं की? हुकूमत को देखे जी, जैसे भी हुकूमत को ब्रीफ किया गया, हुकूमत ने देखे ना एज तो दिया, राइट, है ना, जो अगर चाहती हुकूमत तो अगली कोर्ट में जाके, हायर कोर्ट में जाके एक वहां पे हर्डल क्रिएट कर सकती थी, राइट, लेकिन नहीं हुआ। एक नया प्रेसिडेंट सेट किया गया। वो प्रेसिडेंट ये था कि पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि एक बंदा जिसको जाने की इजाज़त दी गई, और ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन थी जो वो मियाँ साहब को जाने की इजाज़त दी गई। अब मियाँ साहब जो इतना अरसा बाहर रहे और चुप का रोज़ा रखा उन्होंने, उसके रीजंस थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब चुप करके नहीं बैठे हुए थे, बैकडोर डिप्लोमेसी उनकी जारी थी। राइट, सो वो लोग भूल गए जिन्होंने बाहर भेजा कि वो
3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कोई ना कोई लिंक्स होंगे बाहर, और वो इस वक्त जो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, और वो सिर्फ बार बार इस चीज़ की पॉइंट आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब कि हमारे जो लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मैं ओपनली कहता हूँ इन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनसे उनकी जनाब वो पसंद नहीं। और लेकिन एक चीज़ याद रखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की कभी किसी जर्नैल से नहीं बनी, ठीक है, आपके सामने है, हिस्ट्री आपके सामने है, चाहे वो जनाब जहांगीर करामत साहब हो, चाहे वो कोई और जर्नैल हो, उनसे नहीं बनती उनकी। और क्यों नहीं बनती वो मियाँ साहब जाने और वो जर्नैल जाने क्यों नहीं बनती, और वो उसकी अगर वहाँ पे जाऊँगा, मैं उस डिटेल में जाऊँगा, निटी ग्रिटीज़ में जाऊँगा, तो फिर वो ऐसे ही लगेगा कि जनाब शायद मैं कोई ज़्यादा ओवरडू ना कर जाऊँ। लेकिन सामने है, आपके सामने है, एक नेवल चीफ को भेजते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब घर पे, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था आपका, आप भेज सकते थे, रख भी सकते थे, नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ, लेकिन आप एक नेवल चीफ को मियाँ नवाज शरीफ साहब घर भेजते हैं, उसके बाद एक आर्मी चीफ को घर भेजते हैं, उसके बाद मुशर्रफ की बारी आती है। लेकिन मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उसको घर भेजने की कोशिश की, वो भी आपके सामने है। जहांगीर करामत तो नहीं है, आप कह रहे हैं जहाज उतार दो जी, इंडिया जहाज उतार दो, नहीं हो सकता ऐसे। पूरा इंस्टीट्यूशन ने उसको रिएक्ट किया जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया। नाउ द इशू इज कि क्यों नहीं बनती मियाँ साहब की किसी जर्नैल से? Why do we have to make it about civil versus military? यहाँ ब्रिगेडियर साहब हर बार घूम फिर के नवाज शरीफ साहब के टाइम पर या अभी भी उनकी बातों से जो झलक हमें साफ नजर आ रही है, आया है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, हर बार मामला मिलिट्री वर्सेस सिविल की तरफ क्यों आ जाता है? व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली सिविल एंड मिलिट्री दोनों ही फाउंडेशन है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान। स्टेट के लिए जरूरी है सिविल मिलिट्री क़यादत का एक पेज पर और एक ही किताब के एक पेज पर होना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अनीका। देखिए इसका जवाब इसमें है कि आपको नवाज शरीफ साहब का जो माइंडसेट है ना, जो शुरू से हम देख रहे हैं, उसको ज़हन में रखना है। उनका माइंडसेट हमेशा ये है कि गो के इनिशियली तो वो उसको जनरल जिलानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही लेके आई थी। इफ़ यू रिमेंबर, जब उनको क्रिकेट के ग्राउंड से उनको कहा गया था कि जी आपने ओथ उठाना है एज अ मिनिस्टर इन द पंजाब गवर्नमेंट ऑफ जनरल जिलानी, जनरल ज़िया के दौर में, तो उस वक्त तो ही वाज ऑब्वियसली वेरी डोसाइल, बड़ा मतलब हम्बल, और ये इस किस्म की उनकी अप्रोच थी, इतना वो डोमिनेटिंग उनकी पर्सनालिटी नहीं थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और वो 2-3 दफ़ा पावर में आए, तो फिर उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका देखा ना, उनका बेसिकली उनके फैमिली का वो माइंडसेट है डोमिनेटिंग, अथॉरिटेरियन। वो अपने अलावा एक वक्त तो आपको पता है वो अमीर बनना चाह रहे थे, अमीरुल मोमिनीन, वो उस मामले में वो चल पड़े थे। तो वो मिलिट्री के साथ बैठ के मिलिट्री की पावर को एक्सेप्ट करना, मिलिट्री का जो अपना एक खास रोल है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। हर सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी का जो है उनका एक किरदार है अपना, अदर देन देयर ओन जो उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ है। तो समहाउ द अदर वो चाहते थे कि उनको टोटल फ्री हैंड मिले पाकिस्तान में, जो वो चाहे, जो उनका खानदान चाहे। क्या नवाज शरीफ साहब की इस डिमांड में कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में रहे कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है? क्या ये डिमांड नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखें टेक्निकली तो वो बात उनकी बात सही है कि हर काम आइन कानून और उसके मुताबिक होना चाहिए, और कोई फौज की पाकिस्तान के सियासत पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वो देखें, वो तो हम भी कहते हैं, हम भी मिलिट्री रूल के ख़िलाफ़ है, हम भी मिलिट्री रूलर्स माजी भी जो आए हैं उनके ख़िलाफ़ हमने बात की है। हम भी ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसमें NRO नहीं होना चाहिए था वगैरह। लेकिन ये चाहते हैं एब्सोल्यूट पावर कि हमें कोई कुछ ना कहे, हम जो मर्जी करें, हम आधा लाहौर खरीद लें, हम जनाब अरबों रुपए की इल गॉटन वेल्थ से जो है वो जायदादें बना ले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमें कोई कुछ ना कहे। बट ये इस तरह हो नहीं सकता, यू नो दैट दिस थिंग कैन नॉट हैपन। दी आर्मी का मसला ये है कि आर्मी जो है ज़ाहिर बात है जब देखती है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के आवाम का नुकसान हो रहा है, मुल्क पब्लिक मनी जो है उसका ज़िया हो रहा है, पब्लिक मनी खाया जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर उनको ऐसी चीज़ें जो हैं वो पसंद तो हैं, वो नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया के साथ जो इन्होंने ताल्लुकात पैदा किए और जो चीज़ें फिर सामने आई कि देखे ना,
फॉरेन ऑफिस के लोग भी सर पकड़ के बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि मिस्टर मूडी जो है और अजीत डोवल पाकिस्तान के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, कश्मीरियों के दुश्मन, मूडी बुशरफ गुजरात, वो जनाब मियाँ साहब का ज़ाती गेस्ट है, रायगढ़ में आता है। अनिका जिस दिन मूडी आया था रायगढ़ में, मैंने उसी दिन या अगले दिन टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था मैं नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान में आगे नहीं देख रहा। उसकी वजह यह है कि देखें एक फौज भी और तमाम अवाम, हमारी ये सेंसिटिविटी है कि इंडिया के साथ आपके फैमिली ताल्लुकात हों, उनकी बिजनेस फैमिली, आपके बिजनेस कॉन्टेक्ट हों। आप जनाब जा रहे हैं वहाँ पे ओथ टेकिंग पे मूडी के, और बजाय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को मिलने आप मिल रहे हैं जनाब उनके जिंदाल मिंदाल मिठाल उनके घरों में जाके चाय पी रहे हैं। फिर आप जिंदाल साहब यहाँ पे आते हैं तो एक्सक्लूसिव मुलाकात आपकी मरी में होती है। राइट। अच्छा फारूक साहब, मुझे जरा नसीम साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर जाने दें। नसीम साहब, फारूक साहब तो उस टाइम के बाद से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर नहीं नवाज शरीफ साहब की सियासत के अंदर कोई जगह, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी अपने आप को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हैं। वो अपने आप को शायद अगला वजीर आजम या अपनी बेटी को अगला वजीर आजम के तौर पर भी देख रहे हैं। क्या आप पीएमएल-एन की सियासत को यहाँ से आगे जाता हुआ देख रहे हैं, ये जो एहतजाज की सियासत है, ये जो तसादुम की सियासत है, या डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू कॉस्ट देम, ये पीएमएल-एन के लिए डैमेजिंग होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अनिका। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो है ना वो सियासत कोई हरफ आखिर नहीं है, इसमें कोई भी किसी वक्त भी रीइमर्ज हो सकता है। जब ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया था और उस वक्त कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी की सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आपने देखा कि उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई, उनका बड़ा वार्म वेलकम हुआ और वो 2 दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रही। इसी तरह जब मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त भी यही कहा जाता था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो गई है, बल्कि एक वक्त में तो लगता ऐसा था कि वाकई उनकी सियासत ख़त्म हो गई। जब ये एग्ज़ाइल में लंदन में थे और मैं वहाँ मौजूद था तो मैं देखता था कि दोनों भाई अकेले ऑफिस में बैठे होते थे और इनको कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कम बैक हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ आए और उन्होंने भरपूर जो है पंजाब में भी हुकूमत की और मरकज़ में भी की। तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं। नवाज शरीफ जो है वो पंजाब के पॉपुलर लीडर हैं, उनके मुकाबले में अभी पंजाब में कोई उस तरह का स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद नहीं है। मरीम नवाज़ भी अगर जलसे करने निकलती है तो उनको भी बड़ी पजीराई मिलती है। तो नून लीग एक हकीकत है, वो मौजूद है, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने जेल काट ली, मरीम नवाज़ ने जेल काट ली। हकीकत है नसीम सिद्दीकी साहब, ये इतनी तल्ख क्यों है, इतने ज़्यादा बिटर क्यों है? आप अगर पाकिस्तान की सियासत या हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको उसमें बिटर चीज़ें ही नज़र आएंगी। आप सिकंदर मिर्ज़ा का दौर ले लें, सदर अयूब का दौर ले लें, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ले लें, उसके बाद के हालात आप देख लें तो ये बिटरनेस तो है। यहाँ पे एक बहुत ही जो है ना वो सख्त रवैया अपना लिया जाता है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोऑपरेशन के साथ चलना चाहिए। कोई इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जिसके बहुत बड़े दावे किए गए थे, और कोई बहुत बड़े कोई गद्दार नहीं है मुल्क का। तमाम पार्टीज़ जो है वो बड़ी मुखलिस हैं पाकिस्तान के। इन सब को मिलजुल के साथ बैठना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है। अब आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा जो है वो सियासी मंजरनामे पे आना शुरू कर दी है। टीवी पे वो लंदन से बैठ के तकारीर कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से बैठ के अपनी पार्टी को चलाते रहे बड़ी मजबूत तरीके से। तो अब लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह लंदन में बैठ के जो है वो अपनी पार्टी को चलाएंगे। बैन हो गए ना, उसके बाद जो उनकी हरकत शुरू हो गई थी, और हमें याद है कि किस तरीके से, मैं कराची में हुआ करती थी, कैसे एक कॉल के ऊपर पूरे कराची का हशर नशर निकाल दिया जाता था। तो ऐसी सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना एक मुल्क की इतनी बड़ी जमात की। नसीम सिद्दीकी ये तो देखो ना, ये तो पैमरा का काम है कि अगर कोई कन्विक्ट है और वो टीवी के ऊपर आके तकारीर कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इजाज़त दी थी उनकी तकरीर दिखाने के लिए कि चलने दो, लेकिन अब तो वो रोज़ाना टीवी के ऊपर आके तकारीर कर रहे हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो कन्विक्ट या एब्सकॉन्डर है। आपने देखा था कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किस किस्म के रिमार्क्स थे कि नवाज शरीफ आवाम को, अदालत को, हुकूमत को चकमा दे के बाहर गए और वो बाहर बैठ के हमारे ऊपर मुस्कुराते होंगे। तो अगर ये बात है तो फिर उनकी तकारीर पे पाबंदी लगा दें आप। लेकिन रान साहब, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अलग पॉलिसी रखते हैं। अभी ये खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए हैं तो वैसे तो बड़ा एहतजाज हुआ है, ट्विटर के ऊपर एहतजाज हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम चीज़ें,
لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ ٹیئر خوش ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل کے پیچھے چلے گئے. اب وہ والا دوسرا جو پہلو تھا کہ جی نہیں آپ ثالثی کر لیں, آپ مل کر چلیں, سارے اداروں کو اکٹھا چلنا چاہیے, تصادم نہ کریں, وہ والا پہلو ہی گیا سراخوں کے پیچھے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں کئی لوگوں سے میری بات ہوئی لنڈن میں جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں بات کر رہے تھے, بڑے کھل کے بات کر رہے تھے. دے ور ویری ہیپی اباؤٹ دس تھنگ کہ میاں شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جس طریقے سے پارٹی کو افیئرس کو لک آفٹر کریں گے مریم بی بی, وہ اس پہ بھی بڑا خوش تھے, ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اینڈ سو مچ سو کہ جب پہلی تقریر کی اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی اور وہ بڑے کھل کے سامنے آئی. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا جناب کہ میاں صاحب نے تقریر تو کر دی ہے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دی ہے اور جناب کر تو دیا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ ساڑھی واری کدو آئے گی. سو دے ور ا بٹ لائک اپریہینسو کہ جناب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب شاید فرنٹ فٹ پہ چلے گئے. دیکھیں مریم بی بی نے بھی اس کی نشاندہی کی اپنی ایک پریس ٹاک میں. انہوں نے کہا جی کہ میرا بیانیہ جو ہے سخت ہے اور ہر بندے میں اتنا جسہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ چل سکے. اور انہوں نے سو مینی ورڈز انہوں نے بتا دیا کہ جناب ان کا سٹینس یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کا سٹینس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں, اور ان کے سٹینس کے ساتھ چلنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں ایک چیز بالکل صاف ہے, بالکل کلیئر ہے, اس میں جو مرضی کرتے رہے آپ. جو بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, بچے یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, جب مشرف صاحب کا دور تھا, حمزہ شہباز شریف واز دا اونلی پرسن لیفٹ بیہائنڈ. سب لوگ چلے گئے تھے, یہاں سے باہر چلے گئے اور باہر جا کے رہنا شروع کر دیا. حمزہ شہباز ایک واحد بندہ تھا جو مسلم لیگ نون کا پیچھے رہ گیا تھا اور لاہور کی سڑکوں پہ اکیلا پھرتا تھا. حمزہ شہباز شریف جا کے ہوٹلوں میں باہر تھڑے والے ہوٹلوں میں کھانے بھی کھاتا تھا, تاریخیں بھی بھگتتا تھا حمزہ شہباز شریف. اور وہ ایک بندہ تھا پیچھے رہ بلی کا بکرا بھی وہی بنے, بلی کا بکرا اس بار تو بنے, لیکن مشرف کے دور میں اس نے ساری ہیٹ فیس کی حمزہ شہباز نے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ واز دس کہ حمزہ شہباز شریف کو آگے لایا جائے گا جب بھی پاور میں آئے. لیکن میاں صاحب جب نیکسٹ پاور میں آئے, جو لاسٹ ان کا ٹینیور تھا, سیاسی جانشین بولا تھا نا حمزہ شہباز کو میاں صاحب ایگزیکٹلی, لیکن اس میں حمزہ شہباز کو اس طریقے سے اس کی پذیرائی نہیں ہوئی, اس کو اتنا سامنے نہیں لے کے آیا گیا جتنا وہ ڈیزرو کر رہا تھا یا جتنا وہ سمجھ رہا تھا حمزہ شہباز شریف کہ اس کو سامنے لایا جائے گا. وہ ہوا نہیں اس کے ساتھ. جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ حمزہ شہباز کے ساتھ, یا جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پوری نہیں. لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات سمجھا دیں, بڑی عجیب کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ نے اے پی سی پہ ایک تقریر کی, بڑی جارحانہ کی, انڈرسٹینڈیبل, غصہ ہے, 2 سال سے چپ ہیں, آپ پھٹ پڑے. اس کے بعد دوبارہ تقریر کرتے ہیں اور آج دوبارہ تقریر کرتے ہیں. 3 تقریباً تقریریں ایسی کر چکے ہیں جس کے اندر بات وہی ریپیٹ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے, لیکن گھوم پھر کر ان کا غصہ سامنے آ رہا ہے. یہ 3 تقاریر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تقریر میں آگے بات سب کو سمجھ, آپ نے روڈ میپ دے دیا, اب چلنے دے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو آگے. سامنے دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, اس وقت جو ساری اپوزیشن ہے نا اس کے ذہن میں ایک چیز ہے. عمران خان صاحب کی ایک تقریر آپ سن لیں, چھوٹا سا اس کا کلپ ہے, میرے خیال ہارڈلی 1 منٹ کا ہوگا. عمران خان صاحب اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں, اسٹیٹ ٹی وی پہ پرابلی وہ تقریر آئی تھی شاید, اس میں تقریر میں وہ بار بار کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا, اوپنلی کہا تھا کہ جناب جس وقت میں ان سب پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ اکٹھے ہونے کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بار بار تقریر وہ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل یوز کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب لندن وہ گئے ہیں واپس, اس کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیں, ٹھیک ہے. ایک واحد ادارہ آپ کے ملک میں رہ گیا ہے جو کہ انٹیکٹ ہے, اور اس کو جب تک ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, اس کو جب تک اس کے اندر گڑبڑ نہیں کروائیں گے آپ, تو آپ جو ہے جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کے آبجیکٹیوز میٹ نہیں کر سکتے آپ. اچھا, مطلب آپ ایک طرح سے سیدھا غداری کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا, میں بالکل نہیں کر رہا, میں بالکل یہ بات لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, جو کو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, ان کا جو سب سے گہری جو بات ہے یا ان کا مین آبجیکٹیو جو ہے ان کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملٹری جو ہے ایک واحد ادارہ رہ گیا, آرمڈ فورسز کا ادارہ رہ گیا.
I don't know about that. ठीक है, I'm not चलिए saying ये anything. आई डोंट नो के ऊपर ही ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फारूक साहब से बात करते हैं कि क्या वो जो राणा साहब ने एक हिंट दिया है उससे वो इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात राणा साहब ने जो कही कि बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी समहाउ दी अदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना चाहती हैं। अब क्या किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का लिंक इस्टेब्लिश किया जा सकता है इसके साथ? फारूक साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माजी में एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात बहुत ज़्यादा लगते रहे हैं और आज एक बार फिर ये सदा बुलंद हो रही है। इसमें कोई सदाकत आपको लगती है फारूक साहब, या अब हमें जो है वो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं देने चाहिए? अनिका, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस समझने में कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की जो पहली तकरीर थी और जारी बात है जो फॉलो अप हो रहे हैं उसमें उन्होंने अपने आप को एक किस्म के प्लेटर में अवेलेबल कर दिया है टू द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कि देखें आप पाकिस्तान आर्मी विच इज़ दी कंट्री सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप उनके खिलाफ जो सब काम शाम कर रहे थे अरसे से, उनको डिस्टेबलाइज करना, फौज को कमज़ोर करना, ISI को कमज़ोर करना, तो अब हम हाजिर हैं। और हाजिर इसलिए हैं कि देखिए वही काम अब हम भी कर रहे हैं और लंदन से बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है और ये एक किस्म की अपील है टू द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश होगी कि चलो अल्ताफ हुसैन के बाद हमें एक और पाकिस्तानी लीडर मिल गया जो कि अब लंदन से बैठ के अब पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान आर्मी की और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा। उनके लिए तो जनाब खता कलामी के लिए माजरत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में एक जनरल राय ये पाई जाती है कि हम किसी की हुब्बुल वतनी को डाउट नहीं करते। ये एक जनरल फीलिंग है हमारी एस्टेब्लिशमेंट में। अनिका, आप देखें फिर वही बात हो गई है, जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, जो सामने नजर आ रही हैं, you must be able to appreciate the situation। और आपका भी इतना तजुर्बा है, बाकी लोगों का भी इतना तजुर्बा, हमने भी काफी जिंदगी देखी है। तो बात नजर आ रही है कि अगर कोई शख्स बैठ के पाकिस्तान आर्मी की हिट के लिए हेट्रेड और वेनम का इजहार करे जिस तरह नवाज शरीफ ने किया है, तो देखे ना, ये आम पाकिस्तानी, एक आम पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, चाहे जितना भी हो उसको कोई गुस्सा हो या जो भी हो वो वजह हो, वो कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेगा। यहाँ पे तो नवाज शरीफ ने जो कर दिया वो तो उन्होंने रेड लाइन को बड़ी बुरी तरह क्रॉस किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 3 और वजह रीजन हैं जिस पे नवाज शरीफ की फौज के साथ फिर मामला बिल्कुल बिगड़ गए। नंबर 1, अगर आपको याद हो, कारगिल से मामला खराब ज्यादा होना शुरू हुए थे। जनरल मुशर्रफ के साथ उनको तनाव था, वो कहते थे मुझे पता नहीं था कारगिल का, फौज वाले कहें कि जी हमने तो कितनी दफा इनको ब्रीफिंग दी है कारगिल पे, ये इनकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी नहीं थी, इनको पता नहीं होता था। नंबर 2, फिर आपने देखा वो जब पावर में आए फिर वो ये अपना डॉन लीक्स का मामला शुरू हुआ, मोस्ट रिसेंटली डॉन लीक्स, और उसमें कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन फॉर अ लेडी, ऑब्वियसली मरियम नवाज वाज द मेन फिगर बिहाइंड ऑल दैट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसको उन्होंने कहा चलो इसको जाने दो। और तीसरी इंपॉर्टेंट, वो जिसका उन्होंने खुद जिक्र भी किया है कि जी पनामा की GIT में नवाज शरीफ जो पेश हुए, मरियम नवाज साहिबा भी पेश हुई, तो क्या था कि जी जनाब उसमें ISI और MI के ऑफिसर थे ब्रिगेडियर लेवल के, अगर आपको याद हो। तो देखिए उनके लिए अब एक इनबिल्ट हेट्रेड है बोथ फॉर नवाज शरीफ, जो पर्सनल ग्रज बन चुकी है और काफी अरसे से बन चुकी है, अभी बाहर नहीं निकलेगी। देखिए नवाज शरीफ ने यही एंटी आर्मी माइंडसेट जो है और हेट्रेड, अपना वेनम ट्रांसफर किया है मरियम नवाज में। और इसके अलावा अगर आप जनरल PMLN की बाकी लीडरशिप को देखें, वो कभी इस तरह की गुफ्तगू जो है ना उन्होंने पहले की है, ना मेरा ख्याल अभी भी वो करेंगे। अभी भी वो बेचारे मजबूरी से ऑन बोर्ड हैं। अच्छा राणा साहब, यहाँ असल कोर इशू ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी और वो उम्मीदें कुछ हद तक पीपल हैव बीन डिसअपॉइंटेड कि महंगाई ज़्यादा हो गई, आटा चीनी गायब है, यूटिलिटी स्टोर्स में नहीं है, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, किल्लत हम लोगों ने पहले देख ली थी, आटा चीनी का अलग स्कैंडल बनता है। सेनेट के इलेक्शन से पहले जितना जोर लगा सकेंगे कि इनको यानी कि PTI को सेनेट में मेजॉरिटी ना मिले, नंबर 1। नंबर 2, देखें इश्यूज डिफरेंट हैं। इश्यूज जो है ना कि आपने PTI का जिक्र किया कि PTI ने सारी चीजें डिलीवर नहीं की। कोई भी पार्टी होगी ना, जो आखिरी 1 साल था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टेन्योर का अभी जो गुजरा है, उसमें अगर आप देख लें तो उन्होंने कैसे बजट दिए,
अपने मेंबरान को कैसे उन्होंने बजट वहाँ पे डोल आउट किए। राइट। नंबर 2, वहाँ पे जितने कर्जे लिए गए थे उनकी इकसात, कई कर्जों की इकसात जो है अगले साल के लिए डेफर कर दी गई। 2, नंबर 3, जिस अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट पे कर्जे लिए गए आखिरी साल में, जो मियां नवाज शरीफ साहब का साल था, दौरे हुकूमत था, वो भी आपके सामने। सो इस तरीके से मैनेज की गई चीज़ें कि पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान आके अगर बैठेंगे हुकूमत में तो उनको 2 साल तक तो समझ ही ना आए कि उन्होंने नाल होया की है। ठीक है। सो 2 साल के अरसे में आप देख लें कि जो चीज़ें उनसे, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये भी, इससे ज़्यादा मैं बताता हूँ, यहाँ पे गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं, बिल्कुल है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रा जहन में रखें, उनको थोड़ा टाइम तो दें यार। आपने 2 पार्टीज को 2-2, 3-3 दफा यहाँ पे चांस दिया है। अब इमरान खान आया, उसको तो 2 साल भी नहीं गुजरे यार अभी पूरे। अब 2 साल के बाद उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे वो डिलीवर करेगा। उम्मीदें इतनी थी राणा साहब, उम्मीदें क्या ठीक है, करें? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उम्मीदें हैं, उम्मीदें थी, लेकिन आप उसको 3 साल और लगाने तो दे। Right. हो सकता है वो कर जाए, इमरान खान यानी डिलीवर आप कर कह रहे जाए। हैं 2 साल गुजर गए, अब उन्हें समझ आ गई है कि किस तरीके से मामलात को आगे आगे लेके चलना है। देखिए so? पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि 2 साल ऐसे गुजरे हैं, 3 साल इससे भी बुरे गुजरेंगे। चले Is that वो so? चले जी, ठीक है। अगर बुरे गुजरेंगे तो आप आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं 3 साल के बाद, आप उठा के बाहर फेंक दें। फेयर एनफ। ठीक है। सो आपने 3-3 दफा बारियां ली हुई है, उसको एक बारी तो पूरी कर लेने देना इमरान खान को। ठीक है। आपने 2 दफा पीपल्स पार्टी ने ली, पीपल्स पार्टी उससे पहले भी हुकूमत में रही, 3 दफा वजीर आजम रहे नवाज शरीफ साहब। 2 साल गुजरे हैं तो आप उससे कहें जनाब उसने अपने वादे पूरे नहीं किए, मुझे नहीं समझ आती, ये लॉजिकल बात नहीं लगती। 3 साल गुजरने दे, 3 साल क्या बल्कि 2 साल गुजरने दे। आखिरी साल में तो वैसे ही बंदा हीट फेस करना शुरू कर देता है। सो 2 साल गुजरने दे। अगर इमरान खान साहब डिलीवर नहीं करेंगे, इलेक्शन आएंगे, लोग खुद बता देंगे। राइट, दैट इज एक्चुअली द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज वेल। नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ चलते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत सारे जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा होने वाली मेन जमातों में बहुत सारे सीनियर लीडरान ये सोचते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब मौक़िफ़ अपना रहे हैं या जो लाइन ले रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सामने फेस टू फेस कई लीडरान ने मुझे ये बात बोली है। क्या आप समझते हैं कि इसी तरीके से अगर इतनी हार्श लाइन लेकर चलते रहे नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल सकेगी आगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं चलती नज़र आ रही, क्योंकि मेन इख्तलाफ ही जो है वो हार्ड लाइनर का है। आपने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ भी जो है वो मुफाहमत की सियासत करते हैं और कभी भी अपनी अफवाज पाकिस्तान या इदारों के ऊपर इस तरह उंगली नहीं उठाते। जब आप एक घर में रहते हैं आपके इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, उन इख्तलाफात को अगर आपस में बैठ के तय कर लिया जाए तो वो एक अच्छी बात होती है। आपको पता है कि हमारे हमसाए में हमारा इतना बड़ा दुश्मन भारत बैठा हुआ है जो कोई भी मौका पाकिस्तान को नीचा दिखाने का नहीं जाने देता। तो जब पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर बैठ के अपने ही इदारों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो उस चीज़ को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा? अफवाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान को आगे चलाने में भरपूर सिविल हुकूमत का साथ दिया। जब कभी सैलाब आता है, कभी ज़लज़ला आता है, जो कोई और क्लेमिटीज़ आती हैं, उसमें फ़ौज आगे बढ़ के अपने अवाम की खिदमत करती है। और सरहदों के ऊपर आपने देखा है कि जो नौजवान फ़ौजी जो हमारे हैं वो जाम शहादत नौश फरमाते हैं। आज भी जो है वो एक फ़ौज के अफसर ने LOC देख लें, तो मतलब बाहर बैठ के अगर आप अपने इदारों पे पानी आ जाता है, फ़ौज बुला लेते हैं और उस तरह अगर उंगलियां उठाई जाएंगी तो ये दुरुस्त नहीं होगा। तो ये जितने भी लीडर हैं वो समझदार हैं, वो इस बात को समझते हैं। राइट, नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ मैं शो के अख्ताम की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े दिलचस्प औकात आने वाले हैं और ये जो दिलचस्प टाइम्स हैं ये पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ अनफोल्ड करते हैं यही देखना बाकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।